we are starting a new topic, that is errors in measurement. Errors in measurement. तो इससे पहला पार्ट तो है what is measurement. Measurement, whenever we observe two objects, then we generally compare. We say that one is larger than the other one. ठीक है? Or we say that Mount Everest is highest, others are smaller than that particular mountain. Similarly, we compare that my brother is shorter than me. That means always measurement is a comparative thing which we do. We want to find what is the size, shape of that object. Afterwards, we may also find what is the mass, the total weight of that object. That means all these things which are related to our appearance, that is what we try to measure. In physics, there are many different physical quantities which you want to measure. For that purpose, we must use an instrument. For example, if we say that height of Mount Everest is 8848 meters. 8848 meters. What does this mean? This means that if there is a scale of length 1 meter, then such 8848 scales are placed one above another to find height of that particular, to reach to the height of that particular Mount Everest. That means we compare its height with the help of 1 meter. In that case, unit of height is meter, or unit of length is meter. Unit means 1. That unit is 1 meter. In the same way, in case of measurement, we try to, मैंने पहले दिन फर्स्ट डे अपन ने एक्सप्लेन किया था डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट सिस्टम्स होते हैं, FPS, CGS, MKS, सब में अपन ने फंडामेंटल यूनिट्स देखी थी. ठीक है, आज हम देख रहे हैं कि उनको यूज़ करने के लिए या उन फंडामेंटल यूनिट्स को कैसे मेज़र करेंगे, या उन फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से दूसरी चीज़ों को कैसे मेज़र करेंगे. जैसे आप बोलते हो किसी की हाइट जो है वो 5 फीट 2 इंचेस है, तो किससे मेज़र की होगी आपने ये. ठीक है, ये मेरे पास एक छोटा सा टेप है. जनरली इस टाइप का टेप आप यूज़ करते हैं, सभी को दिखाई दे रहा है. ठीक है, इस टाइप का टेप आप यूज़ करते हैं. इस टेप में दोनों साइड पर आप देखेंगे अलग अलग मार्किंग्स है. इस साइड को इंचेस में 1 2 3 4 5 6 जनरली 60 इंच का होता है, दैट इज़ 5 फीट का होता है. ये टूट गया है, ठीक है, 51 पर जनरली इट्स लेंथ इज 60 इंचेस. एंड दिस इज़ यूज टू मेजर हाइट ऑफ एनी पर्सन. नंबर 1, लेंथ ऑफ अ क्लॉथ, ठीक है, लेंथ ऑफ अ वुडन पार्ट, ठीक है, एटसेट्रा. जनरल हाउस होल्ड में अपन इसको यूज़ करते हैं, इन हाउस होल्ड. ठीक है, अब यदि आप 2 टेप लें, 2 डिफरेंट टेप, मेरे पास एक ही है तो मैं स्केल का यूज़ करूँगा. ठीक है, मेरे पास स्केल भी है. कहाँ रख दी स्केल? ये मेरे हाथ में. ये मेरे पास 2 स्केल्स हैं. ठीक है, अब यदि मैं इन स्केल्स का यूज़ कर रहा हूँ तो ये स्केल की लेंथ कितनी होती है आप लोगों को पता है क्या? 30 सेंटीमीटर और 12 इंचेस. इसका 12 इंच यदि मैं देखना चाहूँगा तो इसके 12 इंच के साथ में कोइंसाइड करना चाहिए. ठीक है, आप देख रहे होगे, यदि आपको दिख रहा होगा तो, कि 12 के साथ 12 कोइंसाइड नहीं कर रहा है, बल्कि और ज़्यादा हो गया है वो. यानी दोनों स्केल्स जो दिख रही हैं, दोनों स्केल्स मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं, डालते आप लोग देख पा रहे हो. ये दोनों स्केल्स जो हैं, दोनों स्केल, इसका 0 और पीछे वाले का 12, ये दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं. ठीक, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है. ठीक है, प्रॉब्लम क्या शुरू होती है? यदि मैंने इसको स्टैंडर्ड स्केल माना है तो वट एवर वी मेजर आई विल से दैट इट इज़ एक्यूरेट. बट इफ़ आई यूज़ दिस पर्टिकुलर टेप, then certainly that measurement will be different than what we measure with the help of this scale. ठीक है, ये 2 स्केल्स भी हैं, अलग अलग मेक की नहीं, सेम मेक की है, नटराज की है दोनों. ठीक है, दोनों को यदि अपन मैच करना चाहेंगे, आप घर में भी देख सकते हैं. ठीक है, तो यू विल ऑब्जर्व दैट एक का 0 दूसरे के 0 के साथ कोइंसाइड करके आप देखेंगे कि अदर एंड्स जो 15 सेंटीमीटर में इसमें है, तो इसके 15 सेंटीमीटर के साथ कोइंसाइड जनरली नहीं करता है. ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि इन दोनों से मेजरमेंट जो करेंगे, मेरा स्केल ये है तो मैं बोलूँगा एक्यूरेट है. ठीक है, दूसरे का स्केल है तो बोलेगा दैट इज़ एक्यूरेट. पर वी नो दैट बोथ ऑफ देम आर नॉट एक्यूरेट. ठीक है, तो यहाँ से सारी खेल शुरू होता है. ठीक है, तो वॉट एवर वी यूज़ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इट सेल्फ हैज़ गॉट एरर्स इन इट. क्लियर? द मेकर मे हैव डिफरेंट मैथड्स ऑफ मार्किंग. द मेकर मे हैव मेड देम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. ठीक है, तो उसके कारण क्या हो सकता है, जैसे मान लो आपने स्टील स्केल भी देखा होगा, ये इस टाइप का स्टील का स्केल होता है. ये वर्नियर कैलिपर्स है, अभी अपन देखेंगे इसको भी. ये स्टील स्केल है. अब स्टील स्केल की क्या खासियत है कि एक्सपांड होगा समर में
और विंटर में कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो लेंथ एक सी तो नहीं रहने वाली, ठीक है। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि वॉट एवर एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट मेजरमेंट इज, वॉट एवर वी मेजर इज नॉट दैट एक्यूरेट, दैट इट इज देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट and measured value of measurement. That difference is defined as error. So error in calculation is defined as difference of true value and measured value. अब ये true value भी थोड़ा सा tricky है, true value नाप ही नहीं सकते आप. It is impossible to measure accurately. That is Heisenberg's principle. Heisenberg एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि it is impossible to measure accurately. आप किसको true value बोल दोगे, ठीक है। तो जनरली जो एवरेज वैल्यू ली जाती है या लॉन्ग टाइम में अलग अलग जो मेजरमेंट्स होते हैं उन सब का एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट एवरेज इज सपोज टू बी ट्रू वैल्यू। सो डिफरेंस बिटवीन दैट ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज डिफाइंड एज एरर, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर दैट पर्टिकुलर क्वान्टिटी, फिजिकल क्वान्टिटी। फॉर एग्जाम्पल लेंथ के लिए आप स्केल लेंगे, फॉर वेट और मास विल टेक अ फिजिकल बैलेंस, for time we'll use a stopwatch, to measure volume we'll use a liter or larger unit होगी तो cubic meter, to measure density we'll use a density meter which measures in kilogram per meter cube. So there are different type of instruments which are used to measure different physical quantities, and in each of them there may be some error. Error means difference between actual value of measurement and measured value of measurement is defined as error. तो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दिया है, difference in actual value of physical quantity and its measured value is defined as error. तो error तो आपको समझ में आ गई कि we cannot measure accurately. यदि कोई बोलता है मैं error करता ही नहीं है, ठीक है, तो God के बाद उसी का नंबर आएगा. It is impossible that error cannot take place, या हो ही नहीं सकता, error will be there, ठीक है। और हाइजेनबर्ग ने इसको प्रूव किया था, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर एक्यूरेटली। सो वॉट एवर ट्रू वैल्यू, वॉट एवर इट्स मेजर्ड वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन दैम इज डिफाइंड एज एरर। ये तो हो गया एरर की डेफिनेशन। अब एरर कई तरीके की हो सकती है, जैसे मैंने आपको अभी एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि मेरे पास यदि एक स्केल है, ठीक है, यह वर्नियर कैलिपर से विच इज़ मेड ऑफ ग्लास, ठीक है, विच इज़ मेड ऑफ स्टील, तो उस केस में इसका एक्सपांशन भी होगा, ठीक। एक्सपांशन तो समर में होगा, विंटर में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। टाइम के साथ में इसमें स्क्रूज वगैरह लगे हुए हैं, इसमें एरर आना शुरू हो जाती है, मैकेनिकल एरर, जिसके कारण दोनों जीरोज, इसमें दो स्केल्स होती हैं, एक प्राइमरी स्केल कहलाती है, दूसरी वर्नियर स्केल, दोनों के जीरोज को इंसाइड नहीं होते, तो उसमें एक और एरर आ जाती है विच इज़ कॉल्ड जीरो एरर, ठीक है। फिर एक और होता है कि यदि आपने सपोज मैंने इस पेन की लेंथ आपको निकालने के लिए बोला, इफ़ दिस पेन इज मेजर्ड बाय 10 डिफरेंट ऑब्जर्वर्स then there are chances that they will measure differently. हो सकता है कुछ इसकी वैल्यू को 10.1 लिखें, कुछ 10.2, कुछ 10.0, कुछ 10.3, 10.1, कुछ भी हो सकता है। These are the different observation. कॉज क्या है उसको समझ लें। यदि स्केल पर 10 यहाँ है, ये 10.1 है और ये 10.2 है, तो हो सकता है कि किसी को रीडिंग यहाँ दिख रही हो, यहाँ पर इन बिटवीन 10.0 एंड 10.1. Now it is his choice that he will take either 10.0 or 10.1. यदि उसको ऐसा लगा कि 10.0 के ज़्यादा पास है, तो certainly he will observe it as 10.0. But it is not 10.0, it is higher than that. हो सकता है किसी को 10.1 के ज़्यादा पास दिखे, तो वो कितना लेगा, 10.1 लेगा, तो certainly the error will lie between 10.0 to 10.1. ये लीस्ट काउंट एरर कहलाती है, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है कि टेम्परेचर भी उसी समय चेंज हो जाए जब मेजरमेंट कर रहा है। जब उसने मेजरमेंट स्टार्ट किया स्टील स्केल से, तो टेम्परेचर वाज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हेन वी फिनिश द एक्सपेरिमेंट देन इट इज़ फाउंड दैट टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। समर में बहुत वेरिएशंस होते हैं, तो उन केसेस में टेम्परेचर के कारण एरर होगी, ठीक है। ऑब्जर्वर इटसेल्फ, आप देख रहे हो ऑब्जर्वर अलग अलग तरीके की रीडिंग ले रहे हैं, किसी ने 10.0 लिया, किसी ने 10.1, किसी ने ठीक जीरो के साथ कोइंसाइड ना करके थोड़ा आगे पीछे रख के कर दिया। इट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वर्स एरर, ठीक है। तो ये बहुत सारे टाइप की एरर्स होती हैं, उन सब एरर्स को अलग अलग याद रखने के बजाय, ठीक है, आप एक चार्ट में उसको याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक चार्ट से यदि आप याद रखेंगे तो बहुत इजीली पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। यू कैन ईज, ठीक है। कोई और आ रहे हैं क्या? कौन कौन सी, अब जरा देखें थोड़ा ध्यान से इसको। यदि अपन एरर बोलते हैं तो एरर्स आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स,
ठीक है। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर मीन्स दोज एरर्स हुज एग्जैक्ट कॉज इज नोन टू अस एंड देयर आर मेथड्स टू रिड्यूस इट्स वैल्यू। एग्जैक्ट कॉज इज नोन टू अस मीन्स यदि आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है तो उसके कारण एरर हो सकती है। यदि आपको पता है कि ऑब्जर्वर जो है वो इतना एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड भी नहीं है, तो उसके कारण एरर हो सकती है। तो एग्जैक्ट कॉज नोन टू अस यदि होगा तो सच एरर्स आर डिफाइंड एज सिस्टमैटिक एरर। नाउ सिस्टमैटिक एरर इटसेल्फ आर ऑफ 4 टाइप्स। तो सिस्टमैटिक एरर क्या हो गई? दोज एरर्स हुज एग्जैक्ट कॉज इज नोन टू अस एंड देयर आर मेथड्स टू रिड्यूस इट्स वैल्यू, वी कॉल इट सिस्टमैटिक एरर। नाउ सिस्टमैटिक एरर्स आर ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन सी 4 टाइप्स हैं? एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन और एरर ड्यू टू ऑब्जर्वर। मैं एक एक को एक्सप्लेन करता हूँ। एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, अभी अपन ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कि मेरे पास यदि एक स्केल है, ठीक है, और उस स्केल से मैं रीडिंग ले रहा हूँ, तो सर्टेनली यदि इसकी लेंथ में नापना चाहूँगा, ठीक, मैंने खुद नाप के देखा है, ठीक, तो ये मुझे यहाँ पर रखने पर मुझे मिल रही है इट इज़ 13.9 नियरली, ठीक है। लेकिन किसी और को दूंगा तो वो 13.8 भी मेज़र कर सकता है और 14.0 मेज़र कर सकता है, ठीक है। ये सारी एरर्स क्यों हुई? क्योंकि लीस्ट काउंट होने के कारण, उसके बीच में आने के कारण रीडिंग, या तो आप उसके पहले वाली या उसके आगे वाली रीडिंग लेते हैं। दिस एरर इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। तो एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट में प्राइमरीली 3 होती है, यहाँ मैंने 2 दिखाया है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट क्या होता है पहले बताओ? लीस्ट काउंट इज दैट मिनिमम वैल्यू विच वी कैन मेजर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। एक मीटर स्केल से आप 0.1 सेंटीमीटर मेज़र कर सकते हैं, 0.05 सेंटीमीटर मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। यदि आपके पास वर्नियर कैलिपर्स है, दिस वर्नियर कैलिपर्स, तो अभी अपन देखेंगे इसका लीस्ट काउंट जो होता है 0.01 सेंटीमीटर होता है, तो आप उससे एक्यूरेटली 0.01 सेंटीमीटर तक मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। दिस इज एन रिवर्स, चॉइस इज रिवर्स। और सिस्टमैटिक एरर्स के अंदर, सिस्टमैटिक एरर की क्या डेफिनेशन दी मैंने? दोज एरर्स हुज एग्जैक्ट कॉज इज नोन टू अस एंड देयर आर मेथड्स टू आइदर रिड्यूस इट्स वैल्यू और रिमूव इट। रिमूव तो कर नहीं पाते क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक द एरर 0, ठीक है। सो वी हैव मेथड्स टू रिड्यूस इट्स वैल्यू। दैट पर्टिकुलर एरर्स आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर्स। Now systematic errors are of 4 types. First one is error due to instrument, measuring instrument. Whatever instrument you are taking, there may be error in those instruments. They are again divided into 2 parts: least count error and constant error. Least count error, least count is that minimum measurement which we can accurately measure with the help of that instrument. For example, a meter scale has 0.1 centimeter as its least count. A vernier caliper has 0.01 centimeter as its least count, and a screw gauge, which is this one, has 0.001 centimeter as its least count. 0.001 सेंटीमीटर, ये किसके लिए हो गया? स्क्रू गेज के लिए, ठीक। 0.01 सेंटीमीटर किसके लिए हो गया? वर्नियर कैलिपर्स। एंड दिस इज फॉर मीटर स्केल, ठीक है। अब एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट कौन सा होना चाहिए? क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है लीस्ट काउंट एरर की, इट इज़ इक्वल टू लीस्ट काउंट इटसेल्फ। लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा एरर भी उतनी छोटी होगी, नो डाउट। तो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट विल बी स्क्रू गेज। बट प्रॉब्लम इज़ देयर। प्रॉब्लम क्या है पता है? क्या स्क्रू गेज से आप किसी की हाइट नाप सकते हो? इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो वो एक तरीके से व्यवहारिक जिसको बोलते हैं, ठीक है, डेली यूज़ में आने वाला भी होना चाहिए। आप बोलोगे कि एक मीटर स्केल का यूज़ कर लूँ मैं यहाँ से नागपुर तक की डिस्टेंस मेज़र करने के लिए, तो कितनी फालतू बात है ये। सर्टेनली इन दैट केस विल यूज़ अ टेप, लॉन्ग टेप, रोल टेप होता है, हुज लेंथ इज़ नियरली 100 मीटर्स, ठीक है। तो 100 मीटर्स आप मेज़र करते चले जाएंगे, ठीक है। जितने भी हाईवे पर डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, आजकल यूज़ करते हैं, वो तो होते हैं टेलीस्कोपिक, ठीक है। उस टेलीस्कोप से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। बट ओल्डर डेज में टेप्स वेयर देयर, 100 मीटर टेप्स, विद द हेल्प ऑफ दोज टेप्स डिस्टेंसेस वेयर मेजर्ड, ठीक है। तो वो एक्चुअल प्रैक्टिस में भी आने लायक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। सर्टेनली आप वर्नियर कैलिपर्स, मीटर स्केल और स्क्रू गेज का यूज़ नहीं कर सकते उसके लिए। हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट के लिए तो आप इन सब का भी यूज़ नहीं कर सकते। वी हैव टू यूज़ सम ट्रिग्नोमेट्रिकल मैथड्स,
देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैथड्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन मेजर हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। सबसे पहले एवरेस्ट नाम के साइंटिस्ट ने, एवरेस्ट नाम के एक कहना चाहिए जियोग्राफी वाला एक व्यक्ति था जिसका काम था इधर उधर घूमना, ठीक है। उसने सबसे पहले पता लगाया था कि माउंट एवरेस्ट एक है माउंटेन, और इसके एक्यूरेट हाइट भी उसने पता लगाई थी, जो आज तक उतनी ही एक्यूरेट है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, लेज़र्स आ गई हैं, उन लेज़र से आप एग्जैक्ट हाइट पता लगा सकते हैं, अलग अलग पॉइंट से आप उसको पिन कर सकते हैं उसके पीक को, ठीक है, और फिर उन सब के हेल्प से आप एग्जैक्ट हाइट पता लगा सकते हैं। बट इट इज़ द सेम 8848 मीटर्स। इन समर इट मे रिड्यूस बाय फ्यू सेंटीमीटर्स एंड इन विंटर इट मे इंक्रीज बाय फ्यू सेंटीमीटर्स, ठीक है। पर आप सर्टेनली उस केस में मीटर स्केल यूज़ नहीं करेंगे। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो व्यावहारिक भी हो, ठीक है। अभी अपन बल्कि उसकी या किसको यूज़ करेंगे, मीटर स्केल को। और मीटर स्केल से भी ज़्यादा अच्छा होगा कि लॉन्ग डिस्टेंसेस मेज़र करने के लिए रोल्स यूज़ करें, 100 मीटर के रोल्स, ठीक है। द सेकेंड वन इज़ कांस्टेंट एरर। ये कांस्टेंट एरर क्या होती है, आपने कभी देखा, अभी मैंने सबसे पहले स्टार्ट में ही बताया था कि आप दो स्केल को मैच करके देखें तो दे आर नॉट फाउंड टू बी सेम, दोनों की लेंथ आपको अलग अलग मिलेगी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि क्या ए स्केल सही है या बी स्केल सही है, वी कैन नॉट से, ठीक है। इन दैट केस बोथ ऑफ देम हैव सम एरर, ठीक है। जो एग्जैक्ट करेक्ट जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जो कैलिब्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि फिज़िकल बैलेंसेस, फिज़िकल लेंथ, टाइम, इन सब को मेज़र करने के लिए जिनेवा में एक पर्टिकुलर लैब है। उस लैब में कुछ बार्स रखे हुए हैं, प्लेटिनम का बना हुआ एक बार है, उस बार पर जो मार्क बना हुआ है 0 और ये 1 मीटर, तो उस बार की 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और एक पर्टिकुलर प्रेशर पर जो लेंथ है इट वॉज 1 मीटर, इट इज़ 1 मीटर, ठीक है। उस 1 मीटर लेंथ को स्टैंडर्डाइज मानते हैं, ठीक है। जिस किसी को भी यदि स्केल बनानी है, ठीक है, अपने जैसे इंडिया में जो फिज़िकल लैब है, ठीक है, जो ISI मार्का देती है, ठीक, वो फिज़िकल लैब वहाँ से उसका एक कह सकते हैं एक पार्ट जो है उसकी बिल्कुल एग्जैक्टली मेज़र करके उसको ले करके आते हैं, ठीक, और अपने यहाँ की इस फिज़िकल लैब में रखा हुआ है, ठीक। और अब उसको देख करके बाकी लोग जो है वो उसको मेज़र करते हैं लेंथ को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है रेप्लिकाज होती हैं, एक ओरिजिनल वन होगी उसकी रेप्लिकाज क्रिएट करते हैं उनकी जैसे, ठीक है, और उनको अलग अलग देशों ने अपने अपने पास रखा हुआ है। और जब भी स्टैंडर्डाइजेशन होता है, कोई कंपनी बोलती है कि मुझे एक वॉच बनानी है जो कि रनर्स की स्पीड यानी उसकी जो टाइम है, टाइमिंग्स है, उसको मेज़र करने के लिए यूज़ करना है, सीको कंपनी हुई और बहुत सारी कंपनियाँ हैं। तो एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि किसी ने 9.89 सेकेंड्स में 100 मीटर कंप्लीट की है और कोई दूसरी वॉच यूज़ करके बताया कि नहीं वो तो 9.88 है भाई, ठीक है, 0.01 सेकेंड इज़ वेरी वेरी बिग क्वांटिटी इन दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है। वर्ल्ड रिकॉर्ड आ या जा सकता है उससे। तो एंड दैट्स वाई स्टैंडर्डाइजेशन इज़ नीडेड। अब वो स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है वो जनरली लैब्स में रखे हुए जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी हेल्प से होता है। वहाँ तो ठीक है, जो लैब्स हैं इंटरनेशनली वहाँ सब भी एक्यूरेसी है, लेकिन जब उसके रेप्लिकाज हम लोग बनाते हैं, कंपनीज़ बनाती हैं जो कि इसको स्केल्स को बनाना चाहती है, ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम तो डेली यूज़ जब करते हैं तो इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, लाइन बनाने के लिए, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। उसमें दैट एक्यूरेसी इज़ नॉट नीडेड, और इसलिए इन केस में आपको एक्यूरेसी नहीं मिलने वाली, ठीक है। लेकिन आप लैब में जाएंगे और लैब में यदि इसी स्किल का यूज़ करेंगे, ठीक है, किसी एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए जो एक्यूरेसी नीडेड है जिसमें, तो उस केस में आपको एरर्स आना बिल्कुल संभव है, एरर्स विल बी देयर। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। हम अपनी लाइनें खींचने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये स्केल क्या, कोई भी एक लकड़ी का पट्टा भी चलेगा, ठीक है। लेकिन आप मेज़र करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तब भी चलेगा, लेकिन एक्यूरेटली मेज़र करने के लिए यूज़ कर रहे हैं लैब में और कहीं, तो सर्टेनली यू टू यूज़ ए स्टैंडर्ड स्केल। तो कांस्टेंट एरर जो होती है इट इज़ ड्यू टू मैन्युफैक्चरर ने जल्दबाजी में रोलर चला दिया। कई बार आपने देखे होंगे स्केल के बीच के निशान ही गायब रहते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो दिखता है, ये साइड्स कॉर्नर्स जो हैं स्केल के वो स्ट्रेट नहीं होते, इस तरीके से कर्व हो जाते हैं टूट टूट कर। तो कई बार इतने टूट जाते हैं कि जीरो के अंदर रह जाता है, वो जीरो दिखता ही नहीं है। तो उस केस में आप कहीं भी एक इमेजिन करके जीरो लेकर के सॉल्व कर देते हो, लेंथ मेजर कर लेते हो, तो ये तो एरर है ना। सच एरर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट एरर्स, दे आर देयर, वी कैन नॉट रिड्यूस दैम। कोशिश होना चाहिए कि आप स्टैंडर्ड स्केल यूज़ करें। यदि रिड्यूस करना है
तो वी मस्ट यूज़ अ स्टैंडर्ड स्केल। टाइम टू टाइम आपको देखते रहना चाहिए कि उसमें कहीं कोई मार्किंग गड़बड़ तो नहीं हो गई है, कहीं पर ब्रेक तो नहीं हो गया है, एंड अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर देना चाहिए। तो ये दो मेथड होती है, आइदर यू विल यूज़ अ स्टैंडर्ड स्केल और यू ट्राई टू चेंज इट, रिमूव इट एंड यूज़ अ न्यू स्केल विच इज़ स्टैंडर्ड वन। ठीक है, जब भी टाइम टू टाइम यू ऑब्जर्व दैट देयर आर सम एरर्स हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर स्केल। ठीक है, तो फिर से रिपीट करूँ तो ये एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट में दो हो जाएंगी, लीस्ट काउंट एरर और दूसरी कांस्टेंट एरर। लीस्ट काउंट एरर तो समझ में आ गई होगी आपको, एन इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ वैल्यू which it can accurately measure, minimum value which it can measure accurately, that particular measurement is called its least count। ठीक है, लीस्ट काउंट जो मैंने बताया था आपको कि मीटर स्केल के लिए 0.1 सेंटीमीटर है, वर्नियर कैलिपर्स के लिए 0.01 सेंटीमीटर और स्क्रू गेज के लिए 0.001 सेंटीमीटर। ठीक, आपको सबसे अच्छा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा इसमें? स्क्रू गेज। ठीक है, लेकिन स्क्रू गेज से आप हमेशा किसकी क्या चीज़ नापते हैं? डायमीटर ऑफ वायर नापते हैं। ठीक है, आप उससे छोटी छोटी लेंथ्स नाप सकते हैं। ठीक है, जैसे इसकी मेरे को थिकनेस नापनी है तो इसकी थिकनेस नापने के लिए ये मेरे पास स्क्रू गेज है। ठीक है, स्क्रू गेज के इसके इस जॉस के बीच फंसा दूंगा और फिर इसको टाइट करूंगा। ठीक, इतना टाइट करूंगा कि ये बिल्कुल टच कर जाए उससे और ये आवाज़ आई। ठीक, अब ये इस पर फिक्स हो गया है और अब दोनों स्केल की रीडिंग पढ़ करके आई कैन फाइंड आउट इट्स विड्थ। ठीक है, लेकिन यदि मैं बोलूँ कि इसकी लेंथ फाइंड आउट करना तो मैं जॉ में कहाँ फंसाऊँगा? इसको नहीं फंसा सकता। तो इसकी एक रेंज होती है, इसकी कितनी है? 25 मिलीमीटर्स या 2.5 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। और इसकी लीस्ट काउंट भी यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, लीस्ट काउंट भी इसमें लिखी है 1/100, यानी कितना हो जाए? 1/100 और 1/10 का मल्टीप्लाई है, क्योंकि 10 मेन स्केल में पार्ट्स हैं और 100 उसके सर्कुलर स्केल में है, तो 1/1000 सेंटीमीटर है। 1/1000 सेंटीमीटर इज़ 0.001 सेंटीमीटर। तो ये इसका लीस्ट काउंट है। तो सर्टेनली आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की चीज़ को मेज़र कर रहे हैं। लार्ज लेंथ को मेज़र कर रहे हैं तो मीटर स्केल और उससे बड़े टेप यूज़ करेंगे। वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस को मेज़र कर रहे हैं, थिकनेस ऑफ ए शीट, रेडियस ऑफ ए पर्टिकुलर बॉल, ठीक है, स्मॉल बॉल, तो उस केस में आप किसको यूज़ कर सकते हैं? स्क्रू गेज को या वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट एरर है इसमें दूसरा पार्ट, कांस्टेंट एरर क्या हो जाएंगी? वो एरर जो कि हमेशा उसमें होती है, इट इज़ ड्यू टू मैन्युफैक्चरर्स फॉल्ट कि उसने मार्किंग गलत लगा दिया। विद टाइम उसके एजेस टूट सकते हैं, देयर में भी सम कहना चाहिए वियर एंड टीयर एंड दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आप समय के साथ में ये भी बोल सकते हैं कि कुछ मार्किंग्स गायब हो जाती हैं। तो सच ऑल टाइप ऑफ एरर्स आर डिफाइंड एज कांस्टेंट एरर्स। ठीक, ये तो हो गई इंस्ट्रूमेंट की एरर। अब सेकंड मैंने यहाँ लिखा हुआ है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। कोई क्वेश्चन है? एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रेनी सीजन आ गया, टेम्परेचर्स हैव ड्रॉप्ड फ्रॉम 40s to 30s, 10 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस आ गया। आज से 10 दिन पहले मैंने जो रीडिंग्स ली होंगी और आज यदि रीडिंग ले रहा हूँ किसी ऐसे स्केल से जिसके पार्ट्स स्टील के बने हुए हैं, ठीक है, तो सर्टेनली वो अलग अलग आपको मेजरमेंट मिलने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन दोनों टेम्परेचर्स में डिफरेंस आ गया। आपको पता है टेम्परेचर के साथ में चीज़ें एक्सपांड होती हैं या कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर विल एक्सपांड इट, डिक्रीज इन टेम्परेचर विल कॉन्ट्रैक्ट इट। तो इन दोनों केसेस में आप इनएक्यूरेट पढ़ेंगे। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, यदि आपने समर में एक कपड़ा खरीदने गए और फिर उसके बाद उसी कपड़े को आपने विंटर में ख़रीदा, तो आपको फ़ायदा कब होगा? जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो दुकानदार है वो स्केल यूज़ कर रहा है वो स्टील स्केल है। ठीक है, तो आपको कब कपड़ा खरीदना चाहिए कि आपको फ़ायदा हो? समर में या विंटर में? कितने लोग बोलते हैं समर और कितने लोग विंटर? आंसर दे रहे हैं? आर यू आंसरिंग? यू आर गोइंग टू अ मार्केट टू बाय सम क्लॉथ। ठीक है, द मर्चेंट जो है ही इज़ यूजिंग अ टेप विच इज़ आर स्केल विच इज़ मेड ऑफ स्टील। In which season you will try to buy it so that you will be in advantage? In summer or in winter? कितनों के आंसर समर आए हैं? 3। और कितनों के विंटर आए हैं? अच्छा, 4 लोगों का समर आंसर आया है, एक का समर के 6 हो गए। सब समर में बोलते हैं। अब थोड़ा सोचो इसको। ठीक है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्केल बना रहा हूँ जो स्टील का है। यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है। ठीक है,
अब मैंने इसको विंटर में लिया है क्लॉथ, तो इतना बड़ा क्लॉथ का टुकड़ा मुझे मिला, ठीक है, विंटर में ये क्लॉथ लिया। अब इसी की लेंथ समर में इतनी हो गई, ये वहाँ 1 चला गया स्केल की, क्लॉथ नहीं बढ़ा। तो आपको अब जो क्लॉथ मिलने वाला है समर में वो कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, यानी इतना एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो जिन्होंने समर लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, समर में ही खरीदना चाहिए, लेकिन व्यापारी को, मर्चेंट को विंटर में बेचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि विंटर में वो कम कपड़े देने वाला है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें से समझ सकते हैं अपन कि ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशंस देयर विल बी एरर, ठीक है। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट वन जो है टेम्परेचर का है, क्योंकि जब सबसे ईजीली जो चीज़ें चेंज होती है उनमें से एक है टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो चेंज होती है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में। फॉर एग्जांपल प्रेशर, फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर, जैसे अभी बढ़ गई वाटर वेपर बहुत ज़्यादा, समर में एकदम कम हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फियर इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो वो ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी वाटर का पार्टिकल्स उतने ज़्यादा होंगे। इसका एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको कि जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर इट इज़ यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। उस बैरोमीटर में एक ट्यूब होती है 1 मीटर लॉन्ग, इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इसमें मरकरी भरा हुआ है, यहाँ है पूरा मरकरी, और इसके अंदर भी मरकरी का एक पर्टिकुलर कॉलम होता है विच इज़ नियरली 76 सेंटीमीटर हाइट, और इसके ऊपर वैक्यूम होता है विच इज़ कॉल्ड टॉरिसेली वैक्यूम, हम बाद में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। ये इसकी हाइट कितनी होती है 76 सेंटीमीटर, एंड इट इज़ एज्यूम्ड दैट ड्यू टू दिस हाइट 76 सेंटीमीटर we can calculate pressure P is equal to H dg. H is height of that column, D is density of mercury and G is gravitational acceleration, ठीक। अब प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुआ, यदि धीरे धीरे टाइम के साथ में, अभी जैसे रेनी सीजन है वैसे आया, then water vapor in atmosphere increases slowly, some of the water vapor may pass through mercury. मरकरी नॉन पोरस होता है नो डाउट, बट टोटली नॉन पोरस होता है ऐसा किसी ने नहीं बोला। तो सम वेपर विल पास थ्रू दिस पर्टिकुलर मरकरी एंड इट मे रीच टू दिस वैक्यूमाइज्ड स्पेस, और जब वैक्यूमाइज्ड स्पेस में वेपर पहुंचेगी तो वो उसको नीचे प्रेशराइज करेगी, यानी फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देगी mg कॉलम पर, और इसलिए कॉलम की हाइट कुछ रिड्यूस हो जाएगी, जबकि वो तो 76 ही रहना चाहिए था। एटमॉस्फेयर प्रेशर तो चेंज हुआ नहीं, लेकिन वाटर वेपर पहुँच करके 76 से कुछ नीचे ले आया, तो अपेरेंटली इट सीम्स दैट प्रेशर हैज़ रिड्यूस्ड बट इट इज़ एक्चुअली नॉट। तो ये जो एरर है इट इज़ ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, ठीक है। तो ये बैरोमीटर में हुआ। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमिडिटी है वो, एयर प्रेशर, एयर की वेलोसिटी, इन सब का इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर, ठीक है। एक और इंस्ट्रूमेंट है जो आप देखते हैं आजकल यूज़ नहीं होता, वो दैट इज़ पेंडुलम वॉच। पुराने ज़माने में पेंडुलम क्लॉक्स होती थी। पेंडुलम क्लॉक में जो पेंडुलम होता था, ठीक है, उसकी लेंथ नियरली 1 मीटर होती थी, और इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होता था। वी ऑल्सो कॉल इट सेकेंड्स पेंडुलम, बाद में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। लेंथ कितनी होती थी 1 मीटर, एंड जनरली इट वॉज मेड ऑफ स्टील इन दोज डेज। पर प्रॉब्लम क्या है कि समर में ये एक्सपांड हो गया, ठीक है, और इससे लेंथ इंक्रीज हो गई, और इसका टाइम पीरियड की वैल्यू जो होती है 2π√L/g। अभी शायद अपन ने वेरीफाई किया था इसको, तो लेंथ यदि इंक्रीज हो जाएगी तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा। जस्ट टेल मी, टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब स्लो डाउन होना है कि फास्ट हो जाना है? आंसर, मैं फिर से बता दूँ, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हुआ, लेंथ इंक्रीज हुई। लेंथ इंक्रीज होने से क्या हो गया, उसका टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हैज़ इंक्रीज्ड। तो इंक्रीज इन टाइम पीरियड, व्हाट डज दिस मीन? क्या इसका मीनिंग क्या है कि इसकी ये स्लो डाउन हो गया है या फास्ट हो गया है? कितने लोग आंसर दे रहे हैं? तो समर में क्या होने वाला है, इट विल टेक मोर टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ध्यान रखना, टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि इट विल टेक मोर टाइम, दैट मीन्स इट विल स्लो डाउन। कम समय में यदि कंप्लीट करेगा ऑसिलेशन तो फास्ट हो जाएगा। वो कब होगा, विंटर में। तो समर में वो स्लो डाउन हो जाएगा और विंटर में फास्ट हो जाएगा। कितना चेंज आता है, मैं एक एग्जांपल दे दूँ कि यदि 1% का इंक्रीज होता है, चेंज होता है लेंथ में, तो टाइम पीरियड जो दिन भर में चेंज होगा, दिन भर में स्लो डाउन होगा या फास्ट हो जाएगी घड़ी, वो नियरली 442 सेकेंड से हो जाती है, ठीक है, 4
432 सेकेंड। 86,400 इसका हाफ कर दोगे तो 432 सेकेंड। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि अपन इसको कैलकुलेट करने वाले हैं बाद में, अभी तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, लेंथ यदि 1% से इंक्रीज़ हो गई, जो बहुत नॉर्मल है 1% से इंक्रीज़ होना समर में, ठीक है, तो उस केस में उसका टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और वो घड़ी स्लो डाउन हो जाएगी और एक दिन में 432 सेकेंड से पिछड़ जाएगी, स्लो हो जाएगी। 432 सेकेंड इज़ लार्ज, 7 मिनट के ऊपर हो गया, 2-4-6 दिन में 1 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, और ये सेम केस किस में होगा, उल्टा हो जाएगा, किस में, विंटर में। विंटर में फास्ट हो जाएगी, 1% यदि उसकी लेंथ में रिड्यूस हो गया तो उसका टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाएगा और वो फास्ट चलने लगेगी और 432 सेकेंड से आगे चली जाएगी। तो फिजिक्स में तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तो उस केस में हमको क्या करना चाहिए, टू रिड्यूस इट, रिड्यूस दिस ड्रॉबैक, व्हाट वी शुड डू, वी शुड यूज़ इंस्ट्रूमेंट्स or parts of the instruments which are not affected by temperature or any other surrounding atmosphere condition. For example, यदि हम इसमें जो यूज़ कर रहे हैं स्टील, उस स्टील को इनवार स्टील से बदल दें। इनवार स्टील एक पर्टिकुलर टाइप होता है, तो उसका अल्फ़ा जो होता है या उसमें एक्सपांशन कोफिशिएंट जो होता है नियरली 0 होता है। तो इंक्रीज़ या डिक्रीज टेम्परेचर होगा तो उसकी लेंथ चेंज होगी नहीं, और लेंथ चेंज नहीं होगी तो टाइम पीरियड कैसा रहेगा, कांस्टेंट, एंड इट विल रिमेन एक्यूरेट। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता कि 0 हो जाए अल्फ़ा, कुछ ना कुछ एक्सपांशन तो होगा पर रिड्यूस हो जाएगी, यानी एरर की वैल्यू को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बताया मैंने, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। ठीक है, तो एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज का एक शॉर्टकट तरीका क्या बताया मैंने, ड्यू टू चेंज इन सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, ड्यू टू चेंजेस इन सराउंडिंग एटमॉस्फेयर there is inaccuracy or there are errors in calculation, we call it error due to external cause. डाउट क्या है, ठीक है, जैसे प्रेशर मीटर्स होते हैं, उन प्रेशर मीटर्स पर इफेक्ट पड़ने वाला है क्योंकि उसके अंदर हम वॉल्यूम, गैस जो होती है उसका वॉल्यूम समर में इंक्रीज हो जाएगा जबकि विंटर में रिड्यूस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन अभी हम जो कुछ पढ़ रहे हैं उसमें इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, स्टील के ऑब्जेक्ट के अंदर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा फास्ट और स्लो होने से कुछ नहीं होने वाला, लेंथ इंक्रीज या रिड्यूस होने से जरूर होने वाला है। नेक्स्ट थिंग है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके पहले बता दूं एरर ड्यू टू ऑब्जर्वर, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। एरर ड्यू टू ऑब्जर्वर क्या होता है, पानी आ रहा है, एरर ड्यू टू ऑब्जर्वर क्या होता है, मैंने शुरू में बताया कि आपको 2 स्केल दे दें और आपको बोला जाए कि दोनों स्केल को मिला के देखो तो आपको पता चलेगा उनकी लेंथ अलग अलग है। एक ऑब्जर्वर एक स्केल यूज़ कर रहा है, दूसरा यूज़ कर रहा है, तो वो जो लेंथ पढ़ने वाला है सेम ऑब्जेक्ट की वो अलग अलग पड़ेगा। ठीक है, ये एरर किसके कारण हुई, ये तो इंस्ट्रूमेंट के कारण हुई। लेकिन उल्टा भी है, एक ही 2 अलग अलग ऑब्जर्वर एक ही स्केल यूज़ करें, मैंने दो चीज़ें बताया, 2 स्केल आप यूज़ कर रहे हैं, एक ऑब्जर्वर यूज़ कर रहा है तो अलग अलग पड़ेगा, लेकिन एक ही स्केल 2 ऑब्जर्वर यूज़ कर रहा है, 1 और 2। ठीक है, तो दोनों की मेथड अलग हो सकती है, हो सकता है एक ऑब्जर्वर को पता ही ना हो कि हाउ टू मेजर, वो कुछ भी बोल दे। ठीक है, तो ये जो एरर होती है एरर ड्यू टू ऑब्जर्वर है। समय के साथ में यूर एक्यूरेसी गोज ऑन रिड्यूसिंग, एक प्रैक्टिकल कर रहे हो 2-3 घंटे में हो रहा है। ठीक है, तो शुरू के 1 घंटे में तो आपकी एफिशिएंसी काफ़ी हाई थी तो यू मेजर्ड एक्यूरेटली, बट जैसे जैसे टाइम बीतते गया घर जाने की जल्दी हो गई और सर्टेनली आप जल्दी कुछ भी नाप देते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं ऑब्जर्वर को और उसके कारण जो एरर होती है इट इज़ एरर ड्यू टू ऑब्जर्वर। ठीक है, लास्ट वन है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। This error happens only in those instruments which uses law of conservation of energy to measure. For example, calorimeter, for example, ammeter, voltmeter. There are many instruments which uses energy to calculate. ठीक है, अब आप बोलते हो कैलोरीमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें लॉ ऑफ मिक्सचर यूज़ होता है। लॉ ऑफ मिक्सचर क्या होता है, आज थोड़ा सा अपना टॉपिक बड़ा है तो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन पढ़ लेंगे उतना। कैलोरीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ मेड ऑफ, इट इज़ अ सिलेंड्रिकल वेसल विच इज़ मेड ऑफ कॉपर। ठीक, इट इज़ प्लेस्ड इन अ डबल वेसल, अ डबल वॉल्ड vessel which is surrounded, it is made of some insulating materials like wood. ठीक है, so that heat is not lost. इसके चारों तरफ भी आप लोग वूल भर देते हैं, वूल या लकड़ी का बुरादा ये भर देते हैं which is a good insulating material. ठीक है, so that there is no loss of heat. इसके अंदर
वाटर रखा हुआ है एक T1 टेम्परेचर पर, और आप इसमें एक बॉल मिक्स कर देते हैं जो T2 टेम्परेचर पर, हॉट बॉल। तो लॉ क्या कहता है कि हीट गिवन बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एक्सेप्टेड बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट टिल देयर टेम्परेचर बिकम्स इक्वल। आपको पता है ना, दो अलग अलग टेम्परेचर की बॉडी को यदि मिक्स करते हैं तो उस समय में हीट का ट्रांसफ़र होता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर टिल देयर टेम्परेचर बिकम्स इक्वल। तो लॉ तो ये बोलता है कि जितनी हीट हॉट बॉडी ने दी उतनी हीट कोल्ड बॉडी ने ली, ठीक है, दैट इज़ द लॉ, ठीक है। यदि लॉस नहीं हो रहा है तो वो ट्रू है, लेकिन आपको तो पता है कि यहाँ पर ऐसा कोई मटेरियल इस दुनिया में नहीं है जो परफेक्टली इंसुलेटिंग हो, तो कुछ ना कुछ लॉस तो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में पक्का होना है, ठीक है। तो उसको तो आप रोक नहीं सकते हो, कम जरूर कर सकते हो। कम करने के लिए आपने यहाँ पर वूल यूज़ किया है, एक डबल वेसल यूज़ किया है जो कि किसका बना हुआ है, वुडन का बना हुआ है। यू ट्राई टू रिड्यूस इट्स वैल्यू बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक इट ज़ीरो। दुनिया में कोई ऐसा मटेरियल नहीं है विच इज़ परफेक्टली इंसुलेटिंग। सबसे ज़्यादा इंसुलेटिंग मटेरियल आपके घर में है, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, पॉलीयूरेथीन फोम पफ, जो आपने कभी देखा होगा। जब आप डोर ओपन करते हो तो डोर के अंदर जो लाइनिंग होती है वो रबर की होती है, वो एक पर्टिकुलर फोम होता है, पॉलीयूरेथीन फोम पफ कहलाता है, ठीक है। वो सबसे हाईली इंसुलेटिंग मटेरियल्स में से एक है। तब भी कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपने उसके अंदर चीज़ें रख दी, -10 टेम्परेचर हो गया, अब आपने बंद कर दिया फ्रीज तो -10 पे बना हुआ है? कभी नहीं होता ऐसा। उसको तो कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता है कंप्रेसर से। क्यों? क्योंकि उससे भी एनर्जी का लॉस, हीट का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो सर्टेनली ये लॉस होना ही होना है और उसके कारण हम एक्यूरेटली नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा? इट इज़ एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट परफेक्ट, ठीक है। तो कई बार लॉस जो यूज़ करते हैं वो पूरी तरीके से फॉलो नहीं होने के कारण एरर्स होती है। वी कॉल इट एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। क्लियर हुआ? तो ये सारी रैंडम एरर्स है, सिस्टमेटिक एरर्स है। मैं आपको बता दूं, सिस्टमेटिक एरर्स ही है जो अपने को ज़्यादा पूछी जाती हैं, बाकी तो मैथमेटिकल है जो अपन कल देखेंगे, ठीक है। ये जो चार्ट है कल मैं एक बार फिर से इसको समझाऊंगा और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एरर एक बार में पढ़ने वाली चीज़ है। यदि आपने एक्यूरेटली सब चीज़ों को समझ लिया है और इस चार्ट को देख लिया अच्छे से तो आप एग्ज़ाम में जाके लिख के आ जाओगे, इतना ईजी है, ठीक है। तो इसलिए चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कल अपन देखेंगे इसके आगे रैंडम एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर क्या होती है, ऑल दोज, और इन सबको शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दें कि कल सुबह ये सब कवर करेंगे। आज कुछ स्टूडेंट्स, आज 15-16 स्टूडेंट, 17 स्टूडेंट हैं, करीबन 6-7 स्टूडेंट गायब हैं, ठीक है। 23-24 हुआ करते थे, ठीक है। तो ये क्यों गायब है अब पता लगाना पड़ेगा, या तो हो सकता है सो के ना उठे हो, यदि ऐसी स्थिति है तो मुझे उनको फ़ोन लगाना पड़ेगा। यश शर्मा अभी भी गायब है लगता है ना, आए कि नहीं आए हैं? क्या नहीं आए? ऐसे 3-4 स्टूडेंट जो रेगुलरली होते थे वो आज गायब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इससे होगा क्या, या तो उनको वीडियो देखना पड़ेगा यूट्यूब पे, कुछ दिन तो डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, पर 1 या 2 वीक के बाद मैं सोच रहा हूँ कि इसको बंद कर दूँगा यूट्यूब पे डालना भी, ठीक है, या 5-6 दिन बाद डालूँगा।